बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इवन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनसे रेलिवेंट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और किस किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। कुछ सिंपल ओवरव्यू जो हमें बुक ने दिया है पहले उसकी बात करते हैं, देन इस चैप्टर को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मेजरमेंट के अंदर डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी इज द स्टडी अबाउट नेचर। नेचर के बारे में स्टडी करना नेचुरल फिलॉसफी कहलाता है डियर स्टूडेंट। और नेचुरल फिलॉसफी इज ऑल्सो नेम्ड एज साइंस। नेचुरल फिलॉसफी साइंस है वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं नेचर के बारे में, डेट इज कॉल्ड साइंस। डियर स्टूडेंट, नेचुरल फिलॉसफी को या साइंस को हम लोगों ने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 जो इसका नेचुरल फिलॉसफी को जो हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, इसमें जो नंबर 1 है डेट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को, बायोलॉजिकल साइंस लाइक प्लांट्स को, एनिमल्स को। और इसमें सेकंड वन है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। फिजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग को। अब डियर स्टूडेंट, जो फिजिक्स है वो बेसिकली ब्रांच है फिजिकल साइंसेस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज ऑल आर द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो डियर स्टूडेंट, हम जिस ब्रांच को स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स। एंड फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस in which we study about matter and energy and their mutual relationship। अगर आपने देखा हो तो फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो इसी मैटर और एनर्जी के गिर्द घूम रही होती हैं। साउंड में हम साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो तमाम ब्रांचेज हैं वो इसी मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को हमें बता रही होती हैं। So physics is a branch of science which tell us about the matter and energy and their mutual relationship। डी स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंडर जो एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का नाम भी पता होना चाहिए। और फिजिक्स ने कई डिफरेंट ब्रांचेस के साथ मिलकर कुछ और ब्रांचेस बनाई हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह इससे रिलेवेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ लेता हूं। वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ फिजिक्स। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा एरिया ऑफ फिजिक्स में नहीं है, मतलब फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो डी स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास ऑप्शन अल्फा है साउंड, ऑप्शन बीटा है हमारे पास सुपर फ्लूइडिटी, ऑप्शन चार्ली है डियर स्टूडेंट हमारे पास मैकेनिक्स, और ऑप्शन डेल्टा है हमारे पास जियोफिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आप तभी इसका आंसर कर पाएंगे अगर आपकी बुक में जो साइड टेबल बना है उस पर एरिया और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के बारे में आपको बताया गया है। तो साउंड, सुपर फ्लूइडिटी और मैकेनिक्स प्योर एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं। जो जियो फिजिक्स है वो दो ब्रांचेस हैं, जियोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये एरिया ऑफ फिजिक्स नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डेट इज डेल्टा, विच इज नॉट द एरियाज ऑफ फिजिक्स। डी स्टूडेंट, इसी तरह आपको फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मेन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं, जिनकी मैं एक लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस के अंदर हमारी बुक मेनली मेंशन करती है तीन चीज़ों को,
word of extremely large objects, word of extremely large objects like planets, galaxies, etc. Number one. Number two, word of extremely स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, एंड वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स लेवल की चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है हमारे पास मेन फ्रंटियर्स कौन से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द सेकंड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस कौन सा है, तो सेकंड फ्रंटियर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सेकंड फ्रंटियर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जगह इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारी बुक ने कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन लिखी हैं जो कि आपको आनी चाहिए। लाइक एटॉमिक फिजिक्स है वो हमें किसी भी एटम के बारे में बताती है, न्यूक्लियर फिजिक्स है वो हमें न्यूक्लियस के बारे में बताती है। इसी तरह फिजिक्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो है बहुत सारी इनोवेशन लेके आई है, जिस तरह सिलिकॉन जो है जिससे मोस्टली कंप्यूटर चिप्स बनाई जाती हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ड्यूसर नेक्स्ट इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी बेस के ऊपर फिजिक्स के लॉज डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज, measurable quantities. So dear student, all measurable quantities are called physical quantities जिनके बेस के ऊपर फिजिक्स के लॉज डिपेंड कर रहे होते हैं। These are called physical quantities. Dear student, हमारे पास मेनली फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। नंबर वन, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट वो क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो किसी और क्वांटिटीज विच कैन नॉट डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। और सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है विच आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज टोटल नंबर में 7 होती हैं, जो कि आप लोग अक्सर पढ़ते हैं। मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। दीज 7 आर द बेस क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर, दे आर टोटल 7 इन नंबर। बट डिराइव क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि डिराइव क्वांटिटीज इनफाइनाइट हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज मिलकर बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज को बना रही होती हैं, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, पावर एटसेट्रा। अब डियर स्टूडेंट बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। लाइक लेट अस सपोज हमारी बुक हमें ये कहती है कि अगर हम एक बेस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नंबर 1 एक स्टैंडर्ड को चूज़ करना है और फिर उस स्टैंडर्ड के लिए हमें एक प्रोसीजर बना के उसको कंपेयर करना है किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो स्टैंडर्ड है आइडियल स्टैंडर्ड, डियर स्टूडेंट उसकी दो आइडेंटिफिकेशन है जो आपने याद रखनी है। अगर आप किसी भी चीज़ को आइडियल स्टैंडर्ड लेते हैं टू मेजर बेस क्वांटिटी, सो आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो दो चीज़ों को फॉलो करे। इट मस्ट बी एक्सेसिबल, आइडियल स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्सेसिबल, उसका एक्सेसिबल होना लाजमी है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल, हर किसी की एक्सेस के अंदर हो। नंबर 2, इट इज़ इनवेरिएबल,
और वो टाइम के साथ चेंज ना होता हो, एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल। आइडियल स्टैंडर्ड के लिए इन दो चीज़ों को मीट करना लाजमी है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड इट मस्ट बी इनवेरिएबल, इजीली एक्सेस में हो और टाइम के साथ वेरी ना होता हो। जिस तरह टाइम एक स्टैंडर्ड है और टाइम जो है वो वेरी नहीं करता, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 60 सेकेंड ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट दिस पॉइंट, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल। एंड देन हम इन टॉपिक से रेलिवेंट डिफरेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर 1960 से पहले हमारे पास 3 तरह के स्टैंडर्ड थे जिनको डिफरेंट कंट्रीज जो है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं स्टूडेंट वो कुछ फॉलो करती थी सीजीएस सिस्टम को, कुछ फॉलो करती थी एफपीएस सिस्टम को, इज ओके, और कुछ फॉलो करती थी एमकेएस सिस्टम को। सीजीएस सिस्टम डियर स्टूडेंट, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। एफपीएस में एफ फुट है, पी पाउंड है। अक्सर आप के खरीदने जाते हैं तो पाउंड में खरीदते हैं, पाउंड सेकंड। और कुछ कंट्रीज फॉलो कर रही थी एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस सेकंड। मतलब 3 तरह के डिफरेंट जो हैं वो यूनिट्स यूज हो रहे थे। लेकिन डियर स्टूडेंट जब इन कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट की तो फिर ट्रेड करना मुश्किल होता था, क्योंकि कुछ मैस को पाउंड में ले रही थी, कुछ मैस को किलोग्राम में ले रही थी। सो 1960 के अंदर तमाम कंट्रीज ने मिलकर एमकेएस के ऊपर एग्रीमेंट किया, और इसको डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं 1960 के अंदर जो हम उसके बाद से जो सिस्टम इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है डेट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट ये है। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स हैं, और एमकेएस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यूनिट्स की टाइप्स है डियर स्टूडेंट, उसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास 3 तरह के हैं हमारे पास यूनिट्स। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट आर देयर। नंबर 1 इज द बेस यूनिट। नंबर 1 हमारे पास कौन से हैं? बेस यूनिट्स। नंबर 2 हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। और नंबर 3 डियर स्टूडेंट हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज के हैं, और नंबर में भी हमारे पास 7 है। मैं यहाँ पर जल्दी से मेंशन कर देता हूँ। जो हमारे पास मैस एक बेस क्वांटिटी है, और इस मैस को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करेंगे, इसका यूनिट मीटर है। बेस यूनिट एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्वांटिटी में और यूनिट में फर्क है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास मैस, लेंथ, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, और उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सेकंड है। इसी तरह टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक बेस क्वांटिटी है, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास कैंडला है, CD। ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है हमारे पास एम्पेयर। और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट डियर स्टूडेंट हमारे पास है मोल, MOLE, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो डियर स्टूडेंट दीज आर द 7 बेस यूनिट्स, और सारे के सारे डिराइव यूनिट इन्हीं बेस यूनिट से मिलकर बने हैं। तो डियर स्टूडेंट डिराइव यूनिट्स आर द यूनिट विच मेक फ्रॉम द बेस यूनिट विच कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ द बेस यूनिट। डिराइव यूनिट से रेलिवेंट और बेस यूनिट से रेलिवेंट आपसे डिफरेंट MCQs पूछे जा सकते हैं। मतलब आपसे MCQs में आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर की बुक से किसी भी चीज़ का यूनिट पूछा जा सकता है।
जिस तरह डियर स्टूडेंट मैं अगर आपसे एमसीक्यू में पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी, मैं आपको अगर ऑप्शन दिए बगैर इसका आंसर पूछूं डेट व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में प्रूव नहीं है, सेकंड ईयर की बुक के अंदर है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। इज इट ओके? अब डियर स्टूडेंट जब मैंने इसको, तो यहां से जूल पर कूलम बन गया, अगर मैंने इसको सिस्टम इंटरनेशनल की टर्म में डिफाइन करना है तो जूल को हमें ओपन करना पड़ेगा। 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह हमारे पास आएगा एम्पेयर सेकंड। 1 जूल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह मैंने एम्पेयर सेकंड क्यों लिखा? बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, तो T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट के साथ, तो कूलम एम्पेयर सेकंड के इक्वल होगा। तो डी स्टूडेंट इस प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, और ये एम्पेयर ऊपर जाके पर एम्पेयर हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता हूँ, स्टीवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता हूँ। तो आप यूनिट्स को तभी ग्रिप कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला आता होगा। तो कभी भी यूनिट को रट्टा नहीं लगाइएगा डियर स्टूडेंट, हमेशा फॉर्मूले से। अगर आपने फोर्स का यूनिट निकालना है तो आप MA न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालेंगे। अगर आपने वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालना है तो आप FD फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट फार्मूलाज जिनके ज़रिए आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं कि V का क्या यूनिट है और रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, अगर आपको फॉर्मूला आता है। डियर स्टूडेंट इसी तरह मैं आपसे इसी यूनिट से रेलिवेंट एक और MCQ पूछता हूँ, डेट विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक जैसा यूनिट नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वेट, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी, हमारे पास सी ऑप्शन है यंग मॉडुलस इनटू एरिया, और डी ऑप्शन है हमारे पास एनर्जी इनटू डिस्टेंस डी। तो डी स्टूडेंट अगर आप देखें तो वेट एक फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स, तो वेट का यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का होगा। यंग मॉडुलस इनटू एरिया, यंग मॉडुलस का वही यूनिट है जो स्ट्रेस का है, जो प्रेशर का है, और प्रेशर का यूनिट क्या है जब फोर्स ओवर एरिया आप करेंगे, या फिर अगर आप इसको किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों फोर्स के यूनिट हैं। इसमें जब आप एनर्जी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी इनटू डिस्टेंस, तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस मीटर में है, तो यहाँ पर हमारे पास मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों फोर्स के यूनिट बना रहे हैं, लेकिन जो डेल्टा है वो फोर्स का यूनिट नहीं बन रहा। तो मेरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सेम यूनिट, तो डेल्टा जो है इसमें से सेम यूनिट नहीं बना रहा। अल्फा बीटा और चार्ली के सेम यूनिट है, लेकिन डेल्टा वो ऑप्शन है जिसका एक जैसा यूनिट नहीं है। तो डी स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे MCQ टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनमें से एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है। स्टेरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है जो कि स्फीयर के सेंटर पे बनता है। अगर मैंने रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो थीटा
दोनों एंगल हैं बेसिकली, रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, ठीक है। अगर मैंने रेडियन फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला याद रखना है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। और डियर स्टूडेंट अगर मैंने स्टे रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टे रेडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला इफ आई वांट टू फाइंड द एंगल इन द स्टे रेडियन। जिस तरह अगर मैंने 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो आर्क लेंथ शुड इक्वल टू रेडियस, ताकि रेडियस रेडियस से कैंसिल हो जाए और आंसर 1 आ जाए। इफ आई वांट टू डिफाइन 1 स्टे रेडियन देन एरिया ऑफ सरफेस शुड इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ताकि रेडियस स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और आंसर 1 स्टे रेडियन आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टे रेडियंस हैं, तो एरिया ऑफ सरफेस की जगह आप सरफेस का एरिया लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड द एंगल इन रेडियन और फाइंड द एंगल इन द स्टे रेडियन। डियर स्टूडेंट अब हम इसी चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। डिजिट्स को इन द पावर ऑफ 10 में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि डेसिमल अगर आपको कहीं भी नजर आए तो आप उस डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद लिख दें और देन 10 की पावर्स आप लिख दें, तो ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह डियर स्टूडेंट अगर मेरे पास एक टर्म है 2.0023, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻123, तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। जब भी डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, जितने डिजिट्स जाएगा उसके साथ वो नेगेटिव पावर आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 256.4, तो जब डियर स्टूडेंट हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट इस पहले नॉन जीरो के बाद चला जाएगा, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2.564 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो अगर आप देखें तो जब भी डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी, जितने डिजिट मूव करेगा वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारी बुक में टॉपिक है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इस टॉपिक से रेलिवेंट एक एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अल्फा ऑप्शन है सेंटीग्रेड, ठीक है, ये स्मॉल सी लिखा मैंने। डियर स्टूडेंट हमारे पास बीटा ऑप्शन है केल्विन। डियर स्टूडेंट हमारे पास चार्ली ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। और डियर स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें से टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर अगर तो आप सिस्टम इंटरनेशनल पूछे तो हम केल्विन के ऊपर आते, लेकिन आपने सिर्फ यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछा तो इसमें ऑल ऑफ दीज है। नहीं स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सेल्सियस ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन में अगर सेल्सियस को हमेशा कैपिटल सी से लिखा जाता है, तो ये कन्वेंशनली अगर आपने एक डिजिट से रिप्रेजेंट करना है तो सेल्सियस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लाएगा। केल्विन भी कन्वेंशनली रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने फुल नेम लिखना है किसी भी यूनिट का और वो साइंटिस्ट के नेम पर स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी आप उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसको लिखा होना चाहिए था स्मॉल KELVIN। तो डी स्टूडेंट अगर आप देखें तो फ़ारेनहाइट कंप्लीट भी लिखा हुआ है और उसका पहला लेटर स्मॉल है F। तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो इसमें राइट ऑप्शन होगी डेट इज चार्ली, क्योंकि चार्ली में फुल लिखा हुआ है। अगर सिंगल लिखा होता, जिस तरह केल्विन राइट कब होता, अगर सिंगल के से आप इसको शो करते कैपिटल के से, अगर आपने इसको पूरा लिखना था तो आपको इसका के स्मॉल लगाना था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। ये कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने इन कन्वेंशंस को एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। डी स्टूडेंट इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्स क्या होते हैं?
prefix multiples and submultiples of 10. Prefixes are the multiples and submultiple of 10. 10 की प्लस पावर वाले और 10 की माइनस पावर वाले जो हैं वो हमारे पास प्रीफिक्स हैं। जिस तरह डी स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट अगर करें तो हमारे पास प्रीफिक्स में यहाँ से मैं मेंशन करता हूँ डेसी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेका। डेसी के बाद हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है डेट इज सेंटी, जहाँ तक स्पेस है मैं वहाँ तक लिखता हूँ सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मैं यहाँ तक इसको मेंशन कर रहा हूँ। डेका, डेका के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास हेक्टो, हेक्टो, देन किलो, देन मेगा, देन हमारे पास मेगा के बाद गीगा, देन टेरा और टेरा, पीटा, एक्सा और फिर ये चलेंगे। मेरे पास जहाँ पे जितनी स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास डेका है वो हमारे पास 10⁻+1 के इक्वल है, जो डेसी है वो 10⁻−1 के इक्वल है, जो सेंटी है वो हमारे पास 10⁻−2 के इक्वल है, मिली जो है वो 10⁻−3 के इक्वल है, माइक्रो 10⁻−6 के इक्वल है, नैनो 10⁻−9 के इक्वल है और पीको 10⁻−12 के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हेक्टो है वो 10⁻+2 के इक्वल है, किलो जो है वो 10⁻3 के इक्वल है, मेगा जो है वो 10⁻6 के इक्वल है, गीगा जो है वो 10⁻9 के इक्वल है और जो टेरा है वो 10⁻12 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट ये जो 10 की प्लस पावर वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। ये जो सारे 10 की माइनस पावर वाले हैं डियर स्टूडेंट दीज आर द सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ये मल्टीपल्स हैं और ये ऊपर वाले सब मल्टीपल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट आपने ये भी याद रखना है, जिस तरह मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर डेका से मल्टीपल स्टार्ट हो रहे हैं और डेसी से सब मल्टीपल स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10⁻−12 और 10⁻−3 में से कौन बड़ा है, तो 10⁻−3 बड़ा है। लेस नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी होती है, मतलब मिली बड़ा प्रीफिक्स है पीको से। लेकिन अगर मैं प्लस पावर में आऊँ तो प्लस पावर में 10⁻3 छोटा है 10⁻12 से, प्लस पावर वाला ज़्यादा बड़ा होगा। लेस नेगेटिव देखें, -3 लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे आपने एक खास ध्यान रखना है कि प्लस में तो वो जो सिंपल आप रूल फॉलो करते हैं आपने उसी को फॉलो करना है, लेकिन नेगेटिव में लेस नेगेटिव वाली चीज़ बड़ी होती है। इस टॉपिक से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए दे सकता हूँ, 4 प्रीफिक्स देके। मैं आपको एक रेशो पूछ सकता हूँ, जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ बताएं जी, अगर मैं किलो को मेगा से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं डिवाइड करूं नैनो के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? तो किलो डियर स्टूडेंट हमारे पास 10⁻3 के इक्वल है, मेगा 10⁻6 के इक्वल है, नैनो 10⁻−9 के इक्वल है। ये -9 ऊपर आके +9 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10⁻18। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं आपसे पूछ सकता हूँ। इन्हीं प्रीफिक्स से रेलिवेंट आपको एक और बात बता चलूँ कि अगर प्रीफिक्स के साथ यूनिट लिखा हुआ है और उस यूनिट के ऊपर स्केयर है तो वो प्रीफिक्स के ऊपर भी स्केयर कंसीडर होगी। इसी से रेलिवेंट एक एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। लाइक मैं आपको ऑप्शन देता हूँ और क्वेश्चन कर लेता हूँ, विच द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, विच द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी, विच द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो डी स्टूडेंट हमारे पास अल्फा ऑप्शन है लाइट ईयर, विच इज द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। बीटा ऑप्शन है हमारे पास लाइट ईयर के बाद सेंचुरी। चार्ली ऑप्शन है माइक्रोन और डेल्टा ऑप्शन है ल्यूनर मंथ। तो डी स्टूडेंट मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, विच इज द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम।
तो डियर स्टूडेंट पहली बात आपको ये बताते चलूं कि जो लाइट ईयर है वो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है डियर स्टूडेंट। इस तरह जो माइक्रोन है और माइक्रो में फर्क है, माइक्रो 10⁻⁶ है, माइक्रोन 10⁻�6 मीटर है। माइक्रो प्रीफिक्स है और माइक्रोन भी लेंथ का यूनिट है। ल्यूनर मंथ जो है डियर स्टूडेंट उसमें तकरीबन हमारे पास 27 पॉइंट समथिंग डेज होते हैं, लेकिन जो सेंचुरी है डियर स्टूडेंट उसमें हमारे पास 100 ईयर्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा टाइम का यूनिट है वो हमारे पास 1 सेंचुरी है। बीटा ऑप्शन इज राइट। अब स्टूडेंट हम लोग प्रीफिक्स के बाद बात करते हैं एरर्स और अनसर्टेनिटीज की। हमारी बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। डियर स्टूडेंट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। एरर्स और अनसर्टेनिटीज डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और स्टैंडर्ड वैल्यू में जो फर्क है दैट इज कॉज्ड एन एरर, लेकिन दोनों की रीजंस डिफरेंट है। हमारी बुक में मेंशन है एरर की रीजन है फॉल्टी ऑपरेटर्स, इनअप्रोप्रिएट मेथड, केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, लेकिन अनसर्टेनिटी की रीजन है लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशन, इनएडिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और imperfection of the human sense. These are the reason of the uncertainty. तो दोनों की reasons different हैं। Uncertainty is a maximum possible error जिसको remove करना मुश्किल होता है। हमारी बुक के अंदर error जो है error उसकी दो types mention है, random error और systematic error। Random error and systematic error. There are two types of error mentioned in our book, random error and systematic error। random error and systematic error। अनसर्टेनिटी को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जिसकी रीज़न हमें पता नहीं है। रैंडम इसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, कोई नेचुरल वेरिएशन, कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये इसकी रीज़न हो सकती है। और रैंडम एरर हमारी बुक लिखती है इन विच रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। अगर आप सिंपल पेंडुलम के 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करें तो हर दफ़ा उसमें पॉइंट्स का फ़र्क आएगा, वो बेसिकली रैंडम एरर की वजह से होता है, जिसको हम एवरेज लेके रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर के पीछे सिस्टम फेलियर है, पर्सनल एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर की रीज़न जो है वो पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकती है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकती है, पुअर कैलकुलेशन भी हो सकती है। और सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने के लिए हमें सिस्टम के अंदर का जो एरर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यूजली वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होता है, तो सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने के लिए हम ज़ीरो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके या न्यू इंस्ट्रूमेंट चेंज करके सिस्टमैटिक एरर को चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रैंडम एरर में और सिस्टमैटिक एरर में क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? डियर स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होता है reliable digit, accurately known digits and the first doubtful digit make a significant figure। डी स्टूडेंट जिस तरह मैं एक वैल्यू लेता हूं किसी भी चीज की 2.394, नेक्स्ट वैल्यू आती है 2.393, 2.391। तो डी स्टूडेंट इसमें 2.39, 2.39 और 2.39 क्या है? दीज आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, दीज आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और इसमें ये 4, 3 और 1 क्या है? हर किसी में डाउटफुल हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मेक अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब किसी भी कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जिस तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास रूल नंबर 1 है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। जिस तरह नॉन जीरो में अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 5, तो डी स्टूडेंट ये सारे ही नॉन जीरो हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4। अगर डी स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 39.45, तो इसमें भी ये चारों नॉन जीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट। तो आपने याद रखना है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट डी स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट।
लाइक 101 2 0 1 0 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान आ रहा है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं। 2.035 के अंदर अगेन 0 नॉन ज़ीरो उसके दरमियान में आ रहा है। या फिर एक सिंपल रूल बताता हूँ, जहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो आपको नजर आए वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें और एंड तक जितने मर्जी ज़ीरो आते जाएँ कैलकुलेशन करते जाएँ। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट पहला नॉन ज़ीरो आ गया, उसके बाद जितने मर्जी ज़ीरो आए आपने काउंट करने हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। इज इट ओके? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तीसरा डी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है डेट 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं 0.0023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पहला नॉन ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है तो इसके बाद आपने काउंट करने हैं, पहले वाले काउंट नहीं करने। नॉन ज़ीरो के बाद वालों से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि नॉन ज़ीरो से पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। इस तरह डी स्टूडेंट ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 डी स्टूडेंट याद रखिएगा 3.000, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आप बोलेंगे सर ये पॉइंट के बाद वाले तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट क्यों हैं? तो डी स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, ये पॉइंट के बाद वाले तीनों ज़ीरो आपको इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह डी स्टूडेंट ये देखें, अगर एक वर्नियर कैलिपर का लीस काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो उससे जो हम वैल्यू मेजर करेंगे डी स्टूडेंट, अगर मैंने उसे वैल्यू मेजर की है 45 पॉइंट, तो उसके बाद 2 ज़ीरो का ये वाले जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं ये बेसिकली उसके लीस काउंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, उनके बारे में मुझे बता रहे हैं। तो इसका मतलब डी स्टूडेंट ये है कि डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो नॉन ज़ीरो के बाद आ रहे हैं। लेकिन डी स्टूडेंट इसके साथ आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, अगर मैंने 3000 किलोग्राम, अगर सिर्फ 3000 है और इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का लीस काउंट कितना है। अगर मैंने 3000 किलोग्राम का मैस मेजर करना है और इंस्ट्रूमेंट का लीस काउंट हमारे पास है 1 किलोग्राम, तो डी स्टूडेंट हम कभी भी नहीं कह सकते इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। डी स्टूडेंट अगर हम डेसिमल के बाद इंटीजर की बात करें, जिस तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ जी 3000 किलोग्राम में कितने आपके पास जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जब तक इसमें डेसिमल प्लेस नहीं होगा आपके लिए बताना मुश्किल है कि बाद वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। इसमें तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो जिस तरह यहाँ पर मैंने मेंशन किया ये इंस्ट्रूमेंट के लीस काउंट के बारे में बता रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसके लिए डी स्टूडेंट आपको इंस्ट्रूमेंट का लीस काउंट पता होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस काउंट 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, तो मैं 3000 को 1 से डिवाइड करूंगा, 3000 आएगा तो इसको मैं लिखूंगा 3.000 10⁻³ किलोग्राम। तो डी स्टूडेंट जो 10 की पावर में लिखा है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, साइंटिफिक नोटेशन में जो चीज़ लिखी होती है, तो इसमें पॉइंट के बाद वाले तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट हैं अगर डेसिमल आ जाए तो। अब स्टूडेंट इसी के साथ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3000 किलोग्राम का अगर आपने मैस मेजर किया है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस काउंट 10 किलोग्राम है, तो स्टूडेंट्स जब मैं 3000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 300। तो 300 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा 3.00 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 300 को मैं कुछ यूं लिखूंगा इस तरह। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 4, और इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो एक सिंपल तरीका है, 3000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। अब इसमें जितने भी हैं 3 के बाद वाले जीरो वो सिग्निफिकेंट हैं। इस तरह जब आप 3000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3000 ही आएगा। उसको डेसिमल प्लेस में मैंने लिख के कैलकुलेट कर लिया कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको इंटीजर में दी जाती है तो उसको आप लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल भी सिग्निफिकेंट के लिए याद होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, for multiplication and division, for multiplication and division। स्टूडेंट इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने 4.54 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये एक लेंथी आंसर आ रहा है। लेकिन कभी भी आप इतना लेंथी आंसर कभी भी न्यूमेरिकल के आंसर में नहीं लिखते। आप
हमेशा आंसर लिखते हैं लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें, इसमें हमारे पास इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग 4.54 है। तो ये वाला जो आंसर है इसको भी हम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे 7.89। तो याद रखिएगा किसी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमारा आंसर होता है उसको हम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। जिस तरह इसमें 4.54 लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। और स्टूडेंट यही रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी फॉलो होगा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डी स्टूडेंट ये सारी बातें जो मैंने आपसे पूछी हैं ये एज इट इज एमसीक्यूज बन के आ सकती हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से क्या होगा। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ऐड करता हूँ 23.1 को 3.25 में, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 3.212, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग 23.1 है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा 29.5। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 29.5 नहीं बल्कि ये हमारे पास लिखा जाएगा 29.6। आप बोलेंगे सर 29.6 क्यों आया, तो स्टूडेंट हमने इसको राउंड ऑफ किया। ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 में 1 ऐड होगा तो इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन हमने इसको लिखा 1 डेसिमल प्लेस तक है। क्यों, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है, तो मैं आपको राउंड ऑफ भी साथ ही बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट राउंड ऑफ के लिए आपको इन 5 रूल्स को याद रखना है। राउंड ऑफ अगर आपने करना है तो आपको इन 5 रूल्स को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल है हमारे पास, अगर मेरे पास हो 2.33 तो ये वाला जो 3 है लास्ट डिजिट वो 5 से छोटा है, तो इससे जो पहले वाला डिजिट है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसको लिखा जाएगा 23.3, याद रखिएगा। इस तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास है 23.37, तो अब ये वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5। जब मैंने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना है तो 3 में 1 ऐड होगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो इसको लिखा जाएगा 23.4। तो अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो उसमें उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड किया जाएगा, अदरवाइज 1 ऐड नहीं किया जाएगा। और थर्ड रूल है डियर स्टूडेंट हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23.45, अब तो लास्ट में 5 आ गया और 5 तो 5 के इक्वल है, लेकिन इस 5 से पहले एक इवन नंबर है 4, तो अगर इवन नंबर होगा स्टूडेंट तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज लिख देंगे 23.4। और स्टूडेंट इसका 4 है रूल हमारे पास 23.55। अगर आप देखें स्टूडेंट तो लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 5 से पहले एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी ऑड। तो जो अगर ऑड नंबर एक आ जाए तो डियर स्टूडेंट हमने उसके अंदर उस ऑड 23.5 में हमने 1 ऐड करना है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23.6। अपनी बुक की ही एक एग्जाम्पल को लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है 56.8546। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसको डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वाला 6 इस 4 को राउंड ऑफ करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 855। इस 6 5 से बड़ा, इसने 4 को राउंड ऑफ कर दिया। ये हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक बना लिए। इस तरह स्टूडेंट जब मैं 2 डिजिट्स तक बनाऊंगा तो 5 लास्ट डिजिट 5 और उससे पहले भी 5 और 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 56.86, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और उससे पहले
ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर हो तो उसमें 1 ऐड होगा। और अब ये 6 है और 6 5 से बड़ा है, तो 8 में 1 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 56.9। तो आपने या अगर मैं आपसे पूछूं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो ये आंसर है, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो ये आंसर है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर है 56.9। डियर स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। फिजिक्स में एक प्रिसाइज मेजरमेंट और एक एक्यूरेट मेजरमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इफ़ एक प्रिसाइज मेजरमेंट डियर स्टूडेंट कौन सी होती है? एक प्रिसाइज मेजरमेंट, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर आपको याद हो तो हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर होता है जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो नेम्ड एज लीस्ट काउंट। जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर है। और जितनी किसी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। हमारी बुक की डेफिनेशन है प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं मीटर रॉड के लीस्ट काउंट की बात करूं तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो वो है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मैं स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये 0.001 सेंटीमीटर है। इधर ओके। तो सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है सबसे। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा जो प्रिसाइज मेजरमेंट देगा? डेट इज स्क्रू गेज। तो अगर मैं इनको ऑर्डर में लिखूं तो यहाँ पर आएगा स्क्रू गेज, देन वर्नियर कैलिपर एंड देन मीटर रॉड। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को हमेशा हम मेजर करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से। एक्यूरेट मेजरमेंट जो है, एक्यूरेसी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज दैट, एन एक्यूरेट measurement is that which have less percentage uncertainty, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है, that is called an accurate measurement which have less percentage uncertainty। और स्टूडेंट याद रखिएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम फाइंड कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट ओवर measured value over measured value multiply by 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जब आप दो वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी दैट इज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो स्टूडेंट, इस तरह की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि प्रिसाइज मेजरमेंट कब होगी और एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी। तो एक्यूरेट मेजरमेंट का अंदाज़ा हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी से लगाएंगे हमेशा, और प्रिसाइज मेजरमेंट का अंदाज़ा हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से लगाएंगे। डी स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं जिस टॉपिक की तरफ, उसका नाम है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, in final result, assessment of total uncertainty in the final result। final result के अंदर total uncertainty के assessment के लिए we have total 5 rules। स्टूडेंट, हमारे पास पहला रूल है for addition and subtraction, for addition and subtraction absolute uncertainties are added। for addition and सब्ट्रैक्शन, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वी ऑलवेज ऐड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस तरह मेरे पास स्टूडेंट है 19.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और एक वैल्यू है मेरे पास 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा
तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 121.1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर जब मैं दोनों को ऐड करूँगा। तो आपने देखा जब मैंने दो चीज़ों को ऐड किया तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड हुई। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता 3 और 1 2 आ जाएगा, 9 और 2 7 आ जाएगा, इधर 17.2 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, जब भी मैंने दो चीज़ों को ऐड किया तब भी उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हुई, जब भी मैंने दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया तब भी उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हुई। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड वेदर two measurements are added or two measurements are subtracted. This is the first rule, assessment rule जो आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड assessment rule है हमारे पास for multiplication and division। तो डी स्टूडेंट याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मतलब लीस्ट काउंट ऐड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम लोग ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। स्टूडेंट जिस तरह अगर मैंने फोर्स के अंदर, अगर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है MA और अगर मैंने फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है तो मैस और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आएगा मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसी तरह डी स्टूडेंट अगर हमने वैल्यू है हमारे पास रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है तो वो कैसे बताऊंगा, रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो व्हेन एवर टू मेजरमेंट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। इसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पावर फैक्टर रूल। स्टूडेंट पावर फैक्टर रूल में आपने क्या करना है, जो भी अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है u इज इक्वल टू kx, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है यहाँ पर x पावर में लिखा हुआ है, तो अगर मैंने u में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो x पहले आ जाएगा और देन k की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो पावर फैक्टर रूल बेसिकली ये कहता है जो पावर है वो मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस तरह डिफरेंट अगर मैंने मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अगर मुझे आर में 4/3 पाई कांस्टेंट है, अगर मैंने वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी तो यहाँ पे आ जाएगा 3r परसेंटेज, ये 3 पहले आ जाएगा आर के और ये यहाँ पर आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो आप लोगों ने पावर फैक्टर रूल भी याद रखना है, जो भी चीज़ पावर में है वो अनसर्टेनिटी से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक आपसे MCQ पूछ लेता हूँ। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2.5 प्लस माइनस 0.05 मिली एम्पेयर और रेजिस्टेंस की हमारे पास वैल्यू है 4.7 प्लस माइनस 2% ओहम, तो स्टूडेंट आपने ये बताना है कि पावर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। इसके ऑप्शन में आपको देता हूँ 2%, बीटा ऑप्शन है 4%, चार्ली ऑप्शन है 6% और डेल्टा ऑप्शन है 8%। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द पावर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है पावर का I²R, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर I और R गिवन है तो अगर पावर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो I²R, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये I² के ऊपर पावर रूल लग जाएगा और ये साथ में R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएगी, ये 2 पहले आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और I में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट कितना है 0.05 और मेजरमेंट कितनी है 2.5 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब मैं 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगा, 5 ओवर 2.5 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और R में भी कितनी है, इसमें डायरेक्ट गिवन है 2, तो इस पूरी चीज़ का आंसर 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, 4 + 2 हमारे पास
6% आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 6%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी। इसी तरह डी स्टूडेंट हमने याद रखनी है अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। अगर हमें किसी भी एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तमाम वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने के बाद हम उस वैल्यू का हर किसी के साथ डेविएशन देखेंगे एंड देन उनका डेविएशंस का भी एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। ये रूल भी आपने बुक की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है। और लास्ट रूल है डियर स्टूडेंट हमारे पास, उस लास्ट रूल को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी अगर आपने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, तो उसके लिए आपको अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड के लिए आपको इस फॉर्मूले को ओबे करना है। टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। You have to follow this formula. Uncertainty in time period is equal to total time over number of vibration plus minus least count over number of vibration. टाइम अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 है, उनका इतना टाइम है, तो आपने साथ में स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है इफ यू वांट टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डायमेंशंस। डायमेंशंस स्टूडेंट, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को बताती हैं और डायमेंशन को लिखने का तरीका है कि इसको हमेशा स्पेशल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है। हम बेसिक चीज़ों की तरफ चलते हैं। जो मैस है उसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम है। मैस की डायमेंशन कैपिटल एम है, इसका यूनिट किलोग्राम है। आप यूनिट से भी डायमेंशन में जा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप डायमेंशन पुट कर सकते हैं। लेंथ की डायमेंशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लेंथ की डायमेंशन है हमारे पास कैपिटल एल। और टाइम की डायमेंशन डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कैपिटल टी, जो बेसिक यूज होती हैं। इस तरह जो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी डायमेंशन डी स्टूडेंट हम उसके लिए डायमेंशन में कैपिटल के पुट करते हैं टेम्परेचर के लिए। अगर हमारे पास करंट की बात हो तो करंट में हम डायमेंशन के लिए एम्पियर ए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अब डायमेंशन के यूजेस क्या क्या हैं। डायमेंशन के जरिए हम इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और डायमेंशन के जरिए हम एक फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम डायमेंशन के जरिए प्रूव कर सकते हैं। तो डायमेंशन के हमारे पास दो यूजेस हैं। नंबर वन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर हमने किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है, होमोजेनिटी चेक करनी है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें इसका सबसे बड़ा एक यूज है, जितनी भी इक्वेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उनकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होती है। अगर ऐसा ना हो तो वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगी और वो राइट इक्वेशन नहीं है। जिस तरह मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, हमारे पास देयर आर 4 इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, अल्फा ऑप्शन में आप ये लिख लें, बीटा ऑप्शन में आप लिख लें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी, ओके। और चार्ली में आप लिख लें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और डेल्टा में आप लिख लें एफ इज इक्वल टू लैम्डा ओवर वी। और मैं आपसे कहता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट इक्वेशन। तो डी स्टूडेंट आप बारी बारी हर किसी की होमोजेनिटी चेक करेंगे। एनर्जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मैस किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन बन जाएंगे आपके पास। वी एफ मीटर पर सेकंड, वी आई मीटर पर सेकंड, ए और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की डायमेंशन आपके पास क्या है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह एल आ जाएगा, सेकंड की जगह टी माइनस टू आ जाएगा। इस टी की डायमेंशन हमारे पास टाइम की सेकंड यूनिट है तो टी इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो ये भी एल टी माइनस वन बनेगा, ये भी एल टी माइनस वन और ये भी एल टी माइनस वन। इस तरह डिस्टेंस का यूनिट, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये डिस्टेंस है,
जिसका यूनिट हमारे पास मीटर है, जिसकी डायमेंशन एल होगी। आप VIT की डायमेंशन निकालें, ये भी एल आएगी, हाफ AT स्क्वायर की निकालें, ये भी एल आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, तो आपने याद रखना जो इसकी डायमेंशन है वही इस तरफ वाली चीज़ की डायमेंशन है। ये एक शॉर्टकट तरीका है हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन निकालने का, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट मैं आपसे कह सकता हूँ, लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूँ बताएं जी 1/2 पाई अंडर रूट LC की डायमेंशन क्या होगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसकी वही डायमेंशन होगी जो किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी की होगी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, पर सेकेंड, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, T-1। ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप एक बड़े फॉर्मूले की डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट ये वाले तीनों इक्वेशंस ठीक हैं, जिसमें लैम्डा ओवर वी है, लैम्डा का यूनिट मीटर और वी का यूनिट मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये पर सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा और इसकी डायमेंशन टी आएगी। ये तो टाइम वाली आ गई, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसी है, तो डेल्टा जो है वो राइट फॉर्मूला नहीं है, तो आपकी जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगी। इसी तरह डी स्टूडेंट किसी भी आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया, आपसे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछी जा सकती है, भला वो फर्स्ट ईयर की कोई भी क्वांटिटी हो, भला वो सेकेंड ईयर की कोई भी क्वांटिटी हो। मेथड आपने याद रखना है, फॉर्मूला आपको आता हो, फॉर्मूले से आप यूनिट में जाएंगे और यूनिट से आप डायमेंशन में चले जाएंगे। तो आपने यूनिट्स और डायमेंशंस को रट्टा नहीं लगाना, आपने फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूले पे ग्रिप होगी, जिस तरह मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आप सबने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.A, ई का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन को ओपन करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, कूलम की जगह पर एम्पेयर पर सेकंड आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड दोनों के साथ -1 लिख दिया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड, -2 -1 -3 और पर एम्पेयर। अगर मैंने इसकी डायमेंशन बनानी हो तो कैसे करूँगा, mL³ T-3 पर एम्पेयर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द, ये M1 और ये क्यूब हो जाएगा, -2 और -1 -3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पर एम्पेयर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द यूनिट और डायमेंशन। इसी तरह डी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में आपसे एक और MCQ में पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MA/LB और GC के, तो आपने मुझे A की वैल्यू बतानी है, B की वैल्यू बतानी है और C की वैल्यू बतानी है, A, B और C, ठीक है। ऑप्शन लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। ये सेकंड है, इसके ज़रिए हम पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें ये आता होगा या हम फॉर्मूले से वापस इसमें जा सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई √L/G। 2 पाई कांस्टेंट है और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/G इस सारे की पावर 1/2। जब ये 1/2 ऊपर आएगा तो डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर 1/2 और G पावर -1/2। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो टाइम पीरियड L और G पे डिपेंड कर रहा है, इधर B आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो B की वैल्यू क्या होगी 1/2, G में -1/2 है, यहाँ पे G के ऊपर C है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2। लेकिन इस फॉर्मूले में M तो है नहीं, तो टाइम पीरियड M पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब डी स्टूडेंट ये हुआ कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0, L की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2 और G की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि डायमेंशन के जरिए हम इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं और डिफरेंट उनकी पावर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला आता हो।